बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेग्लिजेंस को और आज नेग्लिजेंस को ही कंटिन्यू करते हुए हम दो मैगज़म्स को स्टडी करेंगे। पहला मैगज़म है रेस इप्सा लोकेटर एंड दूसरा मैगज़म है एग शेल स्कल प्रिंसिपल। इन दोनों मैगज़म्स को आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नेग्लिजेंस जब भी होती है तो प्लेंटिफ को बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव करना पड़ता है कि जो डिफेंडेंट है उसने नेग्लिजेंस की है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कोई भी डायरेक्ट एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होता। वहां पे प्लेंटिफ क्या करेगा, वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स डिफेंडेंट। उस डिफेंडेंट ने ये साबित करना है कि भाई मुझसे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई, चूँकि प्लेंटिफ के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। यही बताया गया है पहले मैगज़म में रेस इप्सा लोकेटर में। इस मैगज़म को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक केस लॉ बताता हूँ। एक केस हुआ था 1863 में, वहीं पे सबसे पहले ये वाला मैगज़म जो है वो डिस्कवर हुआ था। केस था जी बायरन वर्सल बोडल। यहाँ पे हुआ ये कि एक बंदा एक फ्लोर मिल के पास से, या कोई दुकान है जो कि आटे की बोरियों की दुकान है, उसके पास से गुज़र रहा था तो सेकंड फ्लोर से उसके ऊपर एक आटे की बोरी गिरी, जिसकी वजह से उसका शोल्डर डैमेज हो गया। अब उसे नहीं पता कि ऊपर से बोरी किसने फेंकी है, ऑल दो उसके पास दो विटनेसेस मौजूद थे। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गया तो उसने कहा कि भाई जी नेग्लिजेंस हुई है, आई डोंट नो किससे हुई है, लेकिन नेग्लिजेंस हुई है। कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी उसने ये कहा कि भाई चूँकि कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि इसी दुकान की जो है ना किसी बंदे ने नेग्लिजेंस की है, लिहाजा ये केस डिसमिस किया जाता है। जब वो अपर कोर्ट में गया तो अपर कोर्ट ने डिसाइड किया कि जी नहीं जी, नेग्लिजेंस तो नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी ने की है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस शॉप के ओनर पे है कि वो ये प्रूफ करे कि उनकी तरफ से, उनके किसी मुलाजम की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। तो जब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ तो वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सका कि उसकी तरफ से जो है वो नेग्लिजेंस नहीं हुई। तो हुआ ये, कोर्ट ने फिर ग्रांट की कंपनसेशन उस बंदे को कि भाई आपकी कंपनसेशन इस केस में बनती है। तो वहाँ पे ये वाला मैगज़म डिस्कवर हुआ जिसका नाम है रेस इप्सा लोकेटर। इसका जो मीनिंग है, चूँकि ये लैटिन में है, द थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, कि जो नेग्लिजेंस है वो खुद स्पीक करती है कि भाई मैं हुई हूँ। तो यही इस मैगज़म का जो है वो लुब्बे लुबाब है। अब ये उन केसेस में होता है जहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो। अब ये किन किन केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो, या ये रेस इप्सा लोकेटर जो है ये किन किन केसेस में अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। अब किसी डॉक्टर ने, किसी सर्जन ने किसी मरीज़ के पेट में कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी, कोई भी ब्लेड छोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में उस नेग्लिजेंस को प्रूफ करने के लिए प्लेंटिफ के पास कुछ नहीं है। प्लेंटिफ ना तो डॉक्टर की जो है ना उस जगह पे जा सकता है, ना वो डॉक्टरी के असूलों को जानता है, ना उसे पता है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जिम्मेदारी आयद होती है डॉक्टर के ऊपर, सर्जन के ऊपर, कि वो ये प्रूफ करे कि वहाँ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। तो जो मेडिकल माल प्रैक्टिसेस हैं उनमें रेस इप्सा लोकेटर जो है वो यूज़ होता है। दूसरी चीज़ प्रोडक्ट लायबिलिटी। कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने वालों के कॉन्सिक्वेंसेस का ज़िम्मेदार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई हेयर ऑयल बनाया और जब उस बंदे ने वो हेयर ऑयल यूज़ किया तो उसके सारे बाल झड़ गए,
तो वो जो कंपनी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमसे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई, चूँकि जो प्लेंटिफ है उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो कंपनी में जाके चेक करे और वहाँ से उनकी जो है ना वो प्रोडक्ट्स को जो है ना वो खंगाले। तो ऐसा उसके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी प्रोडक्ट जो थी वेल स्टैंडर्डाइज्ड थी। तीसरी चीज़ प्रीमिसेस लायबिलिटी, कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे प्लेंटिफ नहीं जा सकता, तो ऐसी सूरत में भी जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा और उसने वो प्रूव करना है कि भाई हमसे नेग्लिजेंस नहीं हुई। और नेक्स्ट लास्ट जो चीज़ है वो है नो डायरेक्ट एविडेंस। ये एक जनरल चीज़ भी है जो इन तीनों में आती है, और अलग से भी मैंने इसको एलाबोरेट कर दिया है कि जहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बोनाफाइड नज़रों से कि भाई नेग्लिजेंस तो हुई है बट देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस। तो ऐसी सूरत में प्लेंटिफ की तरफ से जो बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी है वो हट जाती है और चली जाती है डिफेंडेंट के पास। यही है हमारा रेस इप्सा लोकेटर कि जो आपकी वेयर देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस देन बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द डिफेंडेंट इंस्टेड ऑफ प्लेंटिव। तो ये है हमारा रेस इप्सा लोकेटर। अगला जो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे वो है एग शेल स्कल प्रिंसिपल। एग शेल स्कल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल भी 1939 में एक केस के अंदर डिस्कवर हुआ। केस क्या था? केस थी ओवन वर्सेस लिवरपूल। इस केस में एक औरत थी जो कि मेंटल सिकनेस का शिकार थी, उसको एक कार ने टक्कर मार दी और उसके बाद से वो और ज़्यादा मेंटल सिकनेस का शिकार हो गई। तो जब केस गया कोर्ट में तो कार ओनर ने ये प्ली ली कि चूंकि ये पहले से ही मेंटल केस थी तो लिहाजा इसके डैमेजेस, इसकी कंपनसेशन बनती ही नहीं है। तो उस पर जज ने एक तारीखी रिमार्क्स दिए जो कि आज भी तारीख की किताबों में, कानून की किताबों में आपको मिलते हैं। वो हैं जी, इट इज़ नो आंसर, इट इज़ नो आंसर टू अ फ्रैक्चर skull that its owner had an unusually fragile one। कि आप किसी की खोपड़ी को फ्रैक्चर करके ये नहीं कह सकते कि भाई उसकी खोपड़ी तो थी ही नाजुक, कि आप किसी की खोपड़ी को फ्रैक्चर करके ये नहीं कह सकते कि उसकी खोपड़ी तो नाजुक थी इसीलिए वो फ्रैक्चर हो गई। तो इसमें एक प्रिंसिपल जो इन्होंने अखज़ किया वो ये है कि डिफेंडेंट मस्ट टेक इट्स विक्टिम एज ही फाइंड्स हिम, कि जो एक्सीडेंट से पहले की कंडीशंस हैं, एक्सीडेंट से पहले की जो वुल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो भी कमियां हैं वो आप कोट नहीं कर सकते एक्सीडेंट के बाद। एक बंदा है जिसकी जो एक टांग से लंगड़ा है, उसको कार हिट करती है तो उसकी टांग सिरे से ही टूट जाती है, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो पहले ही लंगड़ा था, टांग टूट गई तो क्या हुआ। तो आप जो प्री एक्सीडेंट कंडीशंस हैं या प्री केस कंडीशंस हैं प्लेंटिफ की, उनकी आप प्ली कोर्ट में नहीं ले सकते कि चूँकि ये पहले ही ऐसा था इसलिए इसका ये नुकसान हो गया है। तो दिस इज़ एग शेल स्कल प्रिंसिपल, कि आप प्री एग्जिस्टेंस कंडीशंस और वुल्नरेबिलिटी को एज अ डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो दो मैक्सिम आज हमने स्टडी किए, दो प्रिंसिपल हमने स्टडी किए। पहला है रेस इप्सा लोकेटर, जिसका ये मतलब है कि अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो लाइबिलिटी
बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा, डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने नेग्लिजेंस नहीं की। दूसरा है एग शेल स्कल प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के मुताबिक जो प्री एग्जिस्टेंस कंडीशन और वुलनरेबिलिटीज़ हैं उनकी प्ली जो है वो डिफेंडेंट नहीं ले सकता कि भाई ये पहले ही ऐसा था, लिहाजा मेरे एक्सीडेंट का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये पहले से ही ऐसा था, इस पर उसका ज़्यादा असर हो गया है। तो ऐसी सूरत में भी डिफेंडेंट जो है उसको जो बंदा मिला है आफ्टर केस, जो कंडीशन मिली है आफ्टर द एक्सीडेंट, आफ्टर द इंसिडेंट, आफ्टर द नेग्लिजेंस, उसको उसी पे इक्तफा करना पड़ेगा और उसको उसी के डैमेजेस देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि इन दोनों प्रिंसिपल्स को एलाबोरेट करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।